गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने आप जानते हैं कि हमारी जो पहली वीडियो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से तैयार किए गए हैं, उसमें ऐसे ही हमारे पहले कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से संबंधित हमारी वीडियो थी। अब जो हमारा है बिजनेस लॉ से संबंधित है, बिजनेस लॉ से संबंधित ये भी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर लिए गए हैं। उतना ही आपको बताना है जितना इसमें बताया गया है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं रहेगी आपको। और ये बात ये है कि एक आधी लाइन आप पेपर में नहीं भी लिख पाते तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर उतना मैटर दिया गया है। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट आता है एग्रीमेंट। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या है या डिफाइन एग्रीमेंट। तो आपको जो मेन पॉइंट होता है क्या बताना है, एक तो ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के अंदर डिफाइन किया गया कि एन एग्रीमेंट इज एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कि कोई वादा है जिसमें एक व्यक्ति ऑफर कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर रहा है। ये बहुत सारी ऑफर भी हो सकती हैं। कहने का मीनिंग क्या है, उसके आपस में जो ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है उसमें कंसिडरेशन होगा। ये बात आती है कि एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वन पार्टी मेक्स ए प्रपोजल। जब एक पार्टी ऑफर करती है, उसे हम प्रपोजल भी कहते हैं, ऑफर करती है, प्रपोजल करती है, और अदर पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है। तो आप उसके बाद इसे इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। स्टूडेंट, आपको पता है कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको नॉर्मली अब 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो देखो आपको कई बार स्टूडेंट 2-3 लाइनें लेके आ जाता है, ठीक है ना। तो हमने एक तो सेक्शन को साथ में रखा है और साथ में ये होता है उसकी डिफाइन भी कर दिया, और ओकेशन बेस पे आप ये लाइन अलग से शो कर सकते हो कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है, उसे हम एग्रीमेंट कहेंगे। इसके बाद आता है कि एग्रीमेंट कब होता है, कब एग्जिस्टेंस में आता है। उसमें ये बताया गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर्मेशन एग्रीमेंट कैसे होगा। उसके अंदर एग्रीमेंट अभी जैसे पहले बताया गया कि एक पार्टी ऑफर करती है, ऑफरर बोलते हैं जो पार्टी ऑफर करती है, ठीक है ना। एग्रीमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन एन ऑफर मेड बाय वन पार्टी। ऑफरर के द्वारा जब एक पार्टी एक ऑफर करती है और दूसरा पार्टी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, उसे हम ऑफरी बोलते हैं। एक्सेप्ट करने वालों को हम ऑफरी बोलते हैं। तो विद द अटेंशन टू क्रिएट, और लीगल ऑब्लिगेशन जिससे दोनों के बीच पैदा हो जाए, उसे हम एग्रीमेंट कह सकते हैं। और इसमें यह भी बात आती है जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाई होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, और ऑफरर को वो कम्युनिकेट करनी चाहिए इन ए प्रिस्क्राइब मैनर में, ठीक है ना। तो आप ये बात साफ तौर पे लिख सकते हैं कि एक तो ये कब आता है, कब किया जा सकता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, दोनों के बीच कोई लीगल रिलेशन पैदा होता है, और ये जो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाई होनी चाहिए, और ऑफर कम्युनिकेटेड टू द ऑफर इन द प्रिस्क्राइब मैनर, और ये साफ तौर पे प्रिस्क्राइब मैनर में ये की जानी चाहिए। इसके बाद आता है कि ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या सभी एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब स्टूडेंट सोचता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, वास्तव में इसमें मेन पॉइंट आपको शो करने हैं। आप कहेंगे कि नो, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। ऐसा क्यों? ओनली दोज एग्रीमेंट विच आर लीगली इन्फोर्सेबल, जिनको कानूनी रूप से हम इन्फोर्स करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। एन एग्रीमेंट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन इट मीट्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स। जो सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो सारे एलिमेंट्स अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, सारे एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उस एग्रीमेंट में, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या आ सकता है, लॉफुल कंसिडरेशन है, कॉम्पिटेंट पार्टी है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उनके बीच कानूनी रिलेशन पैदा होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कि नॉट ऑल एग्रीमेंट आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्या सभी एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा पूरे करवाए जा सकते हैं? तो सिंपल ये कहते हैं कि अनफोर्सिबिलिटी की बात आ जाती है। नॉट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बिकॉज ये पहले जैसे अभी अपन डिस्कस किया है, उसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो लैक है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
सेक्शन 10 में डिफाइन किया कोई ना कोई एग्रीमेंट, कोई एलिमेंट्स नहीं है, वन और मोर एलिमेंट्स लैक की बात आ जाती है। एग्रीमेंट में बी अनइनफोर्सेबल इफ देयर आर दे लैक लॉफुल कंसिडरेशन, वहां पर कोई कंपिटेंट पार्टी की पॉइंट आ जाता है वो नहीं है, या लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है, या कानून के द्वारा साफ तौर पे वो वाइड क्लियर किए हुए हैं। ऐसे में जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, किसी की मैरिज के बांधे मैरिज में बांधा डालने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है, व्यापार करने से संबंधित, ऐसे एग्रीमेंट को हम वाइड और अनइनफोर्सेबल कहेंगे। तो हम कह सकते हैं नॉट ऑल एग्रीमेंट आर इनफोर्सेबल बाय ला वाई, कहता कि सभी एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा लागू क्यों नहीं होते, ऐसा क्या रीजन है, ये रीजन रह जाता है। इसका मीनिंग है कि एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट, सभी एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा लागू नहीं होते, उसकी वजह ये है कि उनमें कोई ना कोई कमी पाई जाती है। अगर कमी है तो वो लागू नहीं हो सकती। स्टूडेंट, हमारा जो ये क्वेश्चन लिए गए हैं, पहला लेसन से लिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, हमने देखा, बार बार सेक्शन 10 के बारे में बताया। अगर जैसे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ दे रखा है। एक तो सेक्शन 2H, सब सेक्शन एच है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया कि ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट भी क्या, एक एग्रीमेंट है, लेकिन वो कानून के द्वारा पूरा करवाया जा सकता है। इनफोर्सिबल लॉ का मीनिंग है कानून के द्वारा उसे हम पूरा करवा सकते हैं। इट इज ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट क्रिएट, ये क्या होता है, एग्रीमेंट एक क्या करता है, दैट क्रिएट एंड डिफाइन ऑब्लिगेशन, पार्टी के बीच एक दायित्व पैदा हो जाते हैं एक दूसरे के बीच, तभी वो एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मान लो आपने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तो डेफिनेटली उनके बीच कोई ऑब्लिगेशन पैदा होंगे, और वो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को तभी आप उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टी, फ्री, ये सारे आप बता सकते हो, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन इतना सफिशिएंट रहता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के अंदर डिसे डिफाइन कर दिया, सेक्शन 10 के अंदर कुछ एलिमेंट्स बता दिए। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने केवल एसेंशियल एलिमेंट बताएं, तो वो भी मैंने क्वेश्चन शामिल किया है। आप ये सारे के सारे जो 10 एलिमेंट्स की मैंने बात की है सेक्शन 10 के अंदर, किया ना बात अभी बार बार सेक्शन 10 के अंदर, तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन है। देखो आप, पहले ऑफर एक्सेप्टेंस है, फिर क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अटेंशन होनी चाहिए उनकी, पर कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, पार्टी में कैपेसिटी होनी चाहिए टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट मींस किसी प्रकार की कंसेंट में किसी प्रकार का दबाव, कोरिशन, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस उसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की संभावना होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा ही नहीं कर सकते आप, या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो डिक्लेयर कर रखे हैं पहले ही वाइड कानून ने, तो उनको भी आप नहीं कर सकते, उसमें लीगल फॉर्मेलिटी अगर जरूरत है तो वो भी होनी चाहिए। तो सेक्शन 10 में ये बताया गया। स्टूडेंट, बार बार कह रहा हूं मैं आपको कि सेक्शन के ऊपर जरूर फोकस करना। हमारी जो वीडियो है आपके लिए ही बनाई गई है, ठीक है ना। आपको बहुत सारी, पिछली बार हमने आपको ई बुक्स प्रोवाइड की थी, इसमें हम क्या करते हैं, आपको समझा भी रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप वीडियो में देखें। आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है पहले, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, उन में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें देखें आपसे, एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जो उद्देश्य यही है स्टूडेंट, दिस एलिमेंट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इससे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की नींव बन जाती है। इंडियन लॉ के अनुसार ईच एलिमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ताकि एग्रीमेंट को हम कानून के द्वारा पूरा करवा जा सकते और उसे इन्फोर्स करवा सके। इसके बाद कहते हैं कि कब एक एग्रीमेंट कानून, एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ये बात ऊपर आ चुकी है, ये बात एक रिपीट कर सकते हैं। इसमें यही कहता है कि एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जब वो सारे एसेंशियल एलिमेंट को पूरा कर सकता है। तो सारे एलिमेंट्स आपने यहाँ पर नाम शो कर सकते हो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पर रिपीट नहीं किया, सारे एलिमेंट अभी अपने डिस्कस किए तो वही तो है सारे, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना ये चीजें, क्योंकि ये चीजें मैंने सेक्शन 10 में बता दिया है कि एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब वो सारे सेक्शन 10 के ऑल एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। ये ऑल एलिमेंट्स के नेम है। इसके बाद आता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वाइडेबल का मीनिंग व्यर्थनीय होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन आई। फिर देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर सेक्शन की बात की है। आप जैसे जैसे वीडियो को रिपीट करेंगे, स्टूडेंट एक बात नोट करना, इन साइट इन माइंड, अगर आपके सामने कोई चीज है
तो आपके इन माइंड है, जब आपसे आंख से आंखों से दूर होगी तो वो दूरी हो जाती है। इन साइट इन माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंखों से दूर हुई तो माइंड से भी दूर हो जाती है। इसलिए उन चीजों को हमें आंखों के सामने, इन वीडियो को आप बार बार सुनेंगे तब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वाइडेबल कॉन्टेक्ट क्या है। सेक्शन 2 सब सेक्शन आई में बताया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन एंड मोर पार्टी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी और बहुत सारी पार्टी के द्वारा तो इन्फोर्स करवाया जा सकता है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, दूसरों की पार्टी की ऑप्शन पे वो पूरा नहीं करवाया जा सकता। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी, दो पार्टी हैं, उनमें एक पार्टी तो उसे इन्फोर्स करवा रही है, दूसरी पार्टी उसे इन्फोर्स करवा नहीं सकती, कानून के द्वारा उसे लागू नहीं करवा सकती। इट बिकम्स अनअवॉइडेबल व्हेन द कंसेंट ऑफ पार्टी इज ऑब्टेन बाय कोर्शन। ऐसा क्यों होता है? जब कोर्शन का प्रयोग, उत्पीड़न बोलते हैं, किसी प्रकार का धमकी भरा, ठीक है ना, या आप मेंटल टॉर्चर कर रहे हो किसी को, अंडू इन्फ्लुएंस है, अनुचित दबाव है, चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, या आपने गलत रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, उस सिचुएशन में एग्रीव पार्टी जो पीड़ित पक्ष है उसकी इच्छा पर ऐसे को पूरा भी करवा सकती है और वो कैंसिल भी कर सकती है। तो ऐसा पार्टी बेसिकली, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एग्रीव पार्टी पर डिपेंड करता है, वो उसे वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। वाइडेबल का मीनिंग ये है जो वाइड होने योग्य है, वाइड होने योग्य है, व्यर्थ होने के योग्य है, जो एग्रीव पार्टी उसे वाइड करवा सकती है अगर वो चाहे तो। कहने का मीनिंग क्या होता है? अगर किसी की कंसेंट हमने इन पॉइंट्स के हिसाब से हासिल किया है, अगर वो पर्सन चुपचाप उसे दबाव में आके कंप्लीट करवा देता है तो वाइड वैलिड ही हो गया वो। अगर वो बाद में बोलता है कि नहीं नहीं ये मैं नहीं करूंगा, मेरे पास अंडर इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया गया है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आ गई, सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया और ये क्या होता है ये भी आपको बता दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे इन पॉइंट को आप ना अलग अलग भी शो कर सकते हैं, एक अलग से, जैसे कोरिशियन है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, फिर अंडू इन्फ्लुएंस है, ऐसे आप शो कर सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट आपका फ्रॉड हो गया, है ना, इस ढंग से, और फोर्थ पॉइंट आपका मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये आप ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, ये कोरिशियन का बात आती है यहाँ पर। हाँ जी, इसके बाद आता है दोनों में वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस हो जाता है? देखिए, एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग में ही इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, सेक्शन 2DG में डिफाइन किया गया। एक कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो वैलिड था बट बाद में अनइन्फोर्सेबल हो गया, जो कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसी होगी तो वो वाइड बन जाता है। वाइड एग्रीमेंट क्या, जो स्टार्टिंग में ही बिगिनिंग स्टेज पे उसे इन्फोर्स ही नहीं कर सकते हम, तो ये नेवर लीगली बाइंडिंग, कांट बी इन्फोर्स्ड फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग। और ये स्टार्टिंग में तो वैलिड है ना, इन्फोर्सेबल था, बट बाद बाद में क्या कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज आ गई तो वो वाइड बन गया। ठीक है, तो ये तो वाइड बाय आप इंश्योर बोल सकते हो। ये बिकम वाइड कब हुआ? फ्रॉम आफ्टर फॉर्मेशन ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, कोई कानून बदल गया या कोई और फैक्टर चेंजेस हो गए, उस वजह से ये वाइड बना है। तो एग्रीमेंट विद माइनर, माइनर के साथ एग्जाम्पल भी दिया गया है। माइनर के साथ कोई ऐसा, आपने माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करोगे, ठीक है ना, तो वो क्या है, वाइड एग्रीमेंट माना जाएगा। आपने एग्रीमेंट किया इन स्टेट ऑफ मैरिज, तब भी वो वाइड बना गया। ठीक है, वाइड एग्रीमेंट हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट का इम्पॉसिबिलिटी होगी, क्यों हो गया? कुछ अनइनफोर्सिंग इवेंट हो गया, चेंज इन लॉ हो गया, या जो सब्जेक्ट मैटर है वही खत्म हो गया। तो सिचुएशंस में मैं क्वेश्चन को ज्यादा स्टूडेंट बहुत बड़ा नहीं ले रहा, एग्जांपल मैं एक तो लेता हूँ साथ में, क्योंकि जितना आपको 2 मार्क्स, क्योंकि आपने समझा तो हुआ ही है सारी चीज, हमने 2 मार्क्स के हिसाब से तैयार किया है या 3 मार्क्स के हिसाब से। एक तो पॉइंट आप मिस जरूर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट आता है कि आपको बताना है कि एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट क्या है। एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट क्या होता है स्टूडेंट? देखो,
एक मिनट स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा ठीक कर ले ताकि आपको लगेगा ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द टर्म्स एंड कंडीशंस, जहाँ टर्म एंड कंडीशंस साफ शब्दों में बयान की गई हैं, चाहे रिटर्न में की गई है चाहे स्पोकन में किया गया, जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन किया गया, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया उस समय जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशंस है उन्हें उनको आपने डिफाइन कर दिया। द पार्टी एक्सप्लिसिटली क्लियर देयर अटेंशन, अपना जो इरादा है वो क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में बता दी जाती है, अपनी टर्म्स बता दी जाती हैं, या रिटन डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और ऑरल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ताकि दोनों के बीच कोई राइट ऑब्लिगेशन समझे जा सके। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेक्शन 9 के अंदर ये डिफाइन किया गया, विच स्टेट दैट ए proportions express in word and constitute express offer। सेक्शन 9 में बताया गया कि एक्सप्रेस ऑफर वो होती है जिसमें शब्दों का सारा आप रिटर्न में, चाहे वर्बली हो सकता है, ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, शब्दों में बता देते हो आप, तो उस समय वो एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि अनइनफोर्सेबल कॉन्टेक्ट। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि डिफाइन अनइनफोर्सेबल कॉन्टेक्ट, व्हाट इज अनफोर्सेबल, ये स्टूडेंट वास्तव में एक अलग से क्वेश्चन ही है आपके लिए। ठीक है ना, आप टर्म पे फोकस कीजिए। एन अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है दैट कांट बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जो कानून के द्वारा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आपा कोर्ट के अंदर से प्रूव, यानी कि वैसे तो वो क्या सकते हैं वैलिड थे, लेकिन अब कानून के द्वारा पूरा नहीं हो सके, कुछ सर्टिफिकेट टेक्निकल डिफेक्ट्स आ गए। जैसे आपने कोई रिटर्न में नहीं किया तो आप उसे कैसे प्रूफ किए करेंगे कि हमारे पास अपने एग्रीमेंट हुआ है, या रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी वो नहीं किया, या कई बार टाइम बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशंस। ठीक है ना, कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो टाइम बार्ड हो चुके हैं। नॉर्मली आप देते हैं ना, किसी को लोन देते हो तो 3 साल के अंदर केस कर दिया जाए तो आपको उसका कोर्ट के अंदर सुनवाई हो जाएगी, और 3 साल बीत जाएंगे तो आप कोर्ट में केस करोगे, सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आपको टाइम बार्ड के अंदर आ गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई ऑल, हालांकि ये बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे एलिमेंट थे, लेकिन उसे आप प्रोसीजरल और टेक्निकल रिक्वायरमेंट उसके अंदर चाहिए थी, वो ना होने की वजह से उसे आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, क्योंकि वहां पर कुछ लीगल रेमेडीज आपको नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जीक्यूटरी। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि पार्टी जो है, an executive contract is one where some obligation remain to perform by one or more party, जिसमें एक पार्टी ने अपना कंप्लीट कर लिया काम, ठीक है ना, दूसरी पार्टी ने भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, सिंपल सी बात है, अपनी परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्म अभी अधूरा है उनका प्रॉमिस पूरा करना। is one where some obligation remain to perform one or more party under the contract terms, it refer to contract where promises made by both party are yet to performed either wholly or partially। हो सकता है वो पूरे रूप में, हो सकता है वो अधूरे रूप में, पूरा नहीं किया गया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम these are contract where the consideration on both parties future remain to be executive। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटरी, इसे अपन बिलेटरल भी बोल सकते हैं और यूनिटरी भी हो सकते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरे किए तो वो बिलेटरल हो सकते हैं, और यूनिलैटरल में क्या होता है कि एक ने पूरा नहीं किया। ठीक है ना, तो ये बात आपने ध्यान रखना कि वेयर वन और मोर ऑब्लिगेशन रिमेन टू बी परफॉर्म वन और बोथ पार्टी, एक के द्वारा भी हो सकते हैं, दोनों पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन पूरे नहीं किए, तो उसे अपन एग्जीक्यूटरी बोलेंगे। हाँ जी, तो ये था हमारा आज के जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित लिए थे पॉइंट। हमने एग्रीमेंट क्या है ये बताया सेक्शन 2E में, ऑफर एक्सेप्टेंस की बात की, ऑफरर के द्वारा ऑफर की जाती है, एग्रीमेंट कम होता है ये भी बता दिया गया, ऑफरर के द्वारा ऑफर की जाएगी, ऑफरी उसे एक्सेप्ट करेगा, ऑब्लिगेशन उनके बीच ऑब्लिगेशन पैदा होंगे। फिर एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये भी बता दिया, सेक्शन 10 को पूरा करेंगे। फिर उसके बाद बताया गया कि सारे एग्रीमेंट कारण के द्वारा क्यों नहीं पूरे करवाए जा सकते, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई लैक होगी, कमी होगी। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया कि उसमें सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर एसेंशियल एलिमेंट बताए आपको, ये 10 एलिमेंट्स आपको, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, ये 10 एलिमेंट अपनी अपनी वॉल पे, घर की वॉल पे जहां आप पढ़ते हो स्टडी रूम में, वहां चिपका दो। उससे क्या हो जाएगा, आपको आपकी आंखों में घूमते रहेंगे ये बार बार, और पेपर में बड़ा इजी हो जाएगा। और सेकेंडली समझने के लिए आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करेंगे जब, क्योंकि देखो इस समय एग्जाम का पॉइंट है। स्टूडेंट चाहो तो मैं इसे ऐप के द्वारा भी आपको पहुंचा सकता था, ठीक है ना, लेकिन मैंने यूट्यूब पे इसलिए डाला क्योंकि इस समय जो है
साफ तौर पे बच्चों की एक एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो उन्हें समझने की भी अगर ज़रूरत पड़ती है, जिन्होंने नहीं तब तक नहीं पढ़ा, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है? इसके बाद आप देखोगे कि एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कुछ पॉइंट तो आपको रेपुटेशन पे बेस पे मिल रहे हैं। वाइडेबल क्या है? एक पार्टी पूरा कर रही है, दूसरा पार्टी के द्वारा एक ऑप्शन की एक वन पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो उसे इन्फोर्स करवा सकते हैं, दूसरी पार्टी उसे इन्फोर्स कैंसिल कर सकती है। ये पास इसके अंदर होती है। फिर बताया कि वाइड एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट और फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये थे हमारे आज की वीडियो में पॉइंट्स, ठीक है? और मैं यही कहूँगा कि आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और इस वीडियो को आप अच्छी तरह समझें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से आपको मैं जितने क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे, क्योंकि हमारे पूरे जो बिजनेस क्लास से संबंधित हमारी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। डेली आपको एक-एक वीडियो मिलेगी और आप इसे अच्छी तरह समझें। थैंक यू।